अस्सलामुअलैकुम। English.com से फ़रहान अज़ीज़ की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे। फ्रेजेस को डिस्कस करते हुए हम लोग डेफिनेटली पहले तो ये देखते हैं कि हम लोग फ्रेज़ और सेंटेंसेस और ये क्लॉजेस तीन तरह की इस्तिलाहात हैं जो मतलब मिलते जुलते कामों में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन अपने स्ट्रक्चर में और अपने फंक्शन में इन तमाम चीज़ों का, इन तीनों चीज़ों का जो है वो कहीं ना कहीं फ़र्क पाया जाता है। अब हम लोग अगर फ्रेज़ की सतह पर बात करते हैं तो फ्रेज़ की अपनी स्ट्रक्चर के अतबार से और उसकी टाइप्स के अतबार से मतलब डेफिनेटली अपना एक उसका अहाता है, अपना एक वसअत है। फिर उसके बाद हम लोग जब क्लॉजेस की बात कर, सेंटेंसेस की बात करते हैं तो उनके अंदर भी यही मामला पाया जाता है। क्लॉजेस के लिए भी सब चलता है, लेकिन हम लोगों ने डिस्कस क्या करना है, हम लोग को आज के इस वीडियो में डेफिनेटली फ्रेजेस के बारे में बात करने की कोशिश करूँगा और इनके स्ट्रक्चर के अतबार से जो है वो मैं आपको इनकी कुछ शक्लें जो है वो आपके सामने रखूँगा। राइट, तो फ्रेजेस का अगर तो हम लोग अभी इसके तारुफ पर चलें तो तारुफ करवाने के लिए तो सिंपल चीज़ ये होती है कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। यही ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें एक लफ्ज़ नहीं होता, ठीक है। यानी कि मोर देन वन वर्ड्स जब एक साथ शामिल हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो हम लोग उनको फिर ग्रुप का नाम देते हैं। अब वो इंडिविजुअल नहीं रहे, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग इसको ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक लफ्ज़ नहीं होगा बल्कि एक से ज़ायद ही होंगे। भले दो ही हों, दो से ज़ायद भी हो सकते हैं, यानी दो या दो से ज़ायद। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज बोलते हैं, लेकिन किस कंडीशन पर? ये कंडीशन हो कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन ना पाई जाए, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन ना पाई जाए। इसका क्या मतलब है? चले हम लोग इसको एग्जाम्पल्स में देखते हैं, ज़रा कंपैरिजन कीजिए। पहली एग्जाम्पल आपको दिखा रही है बर्ड्स एंड एनिमल्स। तीन अल्फाज हैं, एक दो तीन। मैंने लिखा ये तीन अल्फाज हैं, थ्री वर्ड्स हैं, लेकिन स्टिल एक फ्रेज है। अच्छा, सेकंड पर आ जाए, बर्ड्स फ्लाई। एक दो, टू वर्ड्स बट दे आर मेकिंग अ सेंटेंस। यहाँ पे तीन वर्ड्स में भी फ्रेज नहीं बनाया, सेंटेंस नहीं बनाया, आई एम सॉरी। यहाँ पर दो अल्फाज मिलकर वो सेंटेंस कंप्लीट कर गए। इसकी क्या वजह है? बहुत वाज़ेह चीज़ है, आप ज़रा गौर कीजिए। जब हम लोग ये देखते हैं कि बर्ड्स एंड एनिमल्स, ये पूरे का पूरा आप कह लें कि मिलकर, पहले चले मैं यहाँ से शुरू कर लेता हूँ। बर्ड्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फ्लाई वर्ब हो गया। परिंदे उड़ते हैं, बात मुकम्मल। एक्शन डूअर प्लस एक्शन, चीज़ कंप्लीट हो गई, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन हो गया। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बात कंप्लीट हो गई। बर्ड्स एंड एनिमल्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स, कोई बात समझ में नहीं आई क्या? बर्ड्स एंड एनिमल्स, अच्छा परिंदे और जानवर, क्या ऐसा ही है ना? यानी कि आपके सामने कोई बोलता है बर्ड्स एंड एनिमल्स, तो आप उससे पूछते हो कि भाई आगे भी तो बात करो, ठीक है, क्या बर्ड्स एंड एनिमल्स? तो डेफिनेटली हम लोग उसके साथ कोई वर्ब नहीं लगाएंगे तो वो बात कंप्लीट नहीं होगी। तो भाई जब इसके साथ कोई वर्ब नहीं है तो ये सब्जेक्ट भी नहीं कहलाएगा। सब्जेक्ट तो ये तब कहलाएगा ना जब इसके साथ कोई वर्ब लगेगा, ये उस वर्ब के लिए सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट क्यों होगा जबकि उसमें कोई वर्ब ही नहीं है, ठीक है। तो जब तक उसमें हम लोग वर्ब का इजाफा नहीं करते, वो नाउन या नाउन फ्रेज अपने आप को सब्जेक्ट बनाने की सलाहियत नहीं रखता, ठीक है, अपने आप में सलाहियत नहीं रखता। फिर दूसरे एक और मैं आपको इंडिया इसमें देता चलूँ, ये होता है कि आप फ्रेज डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस ऑफ व्हाट ही वांट टू से। हम जो कहना चाह रहे होते हैं उसकी मुकम्मल तौर पे मतलब आप कह लें कि इदराक नहीं हो सकता, सूझबूझ नहीं आ सकती है जब तक हम लोग उसमें वर्ब का इजाफा नहीं करते सब्जेक्ट के साथ, या वर्ब लगाकर खाली आप कह लें कि वो सब्जेक्ट के बगैर। तो इस तरीके से हम लोग इसको कहते हैं। बाज़ जगहों पे कहा जाता है कि सब्जेक्ट के साथ प्रेडिकेट नहीं होता, तो उसका भी ये माने होता है। बाज़ डेफिनेशंस के अंदर लिखा होता है कि सब्जेक्ट के साथ ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो है ना वो कॉम्बिनेशन नहीं बनता। तो प्रेडिकेट भी डेफिनेटली वो सब्जेक्ट के बाद के सारे हिस्से को सेंटेंस में हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं। तो बात एक ही है कि तमाम डेफिनेशन जो होती हैं उनका बेसिक फोकस इस चीज़ पर होता है कि हमारे पास जो फ्रेज़ है वो क्या होता है, टेक्निकली फॉर्मली, ठीक है, उसमें क्या चीज़ आती है कि सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन नहीं होती। ये फॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहा हूँ। इनफॉर्मली, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर एक बात की है, अ फ्रेज डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस ऑफ व्हाट यू वांट टू से। Sometimes we can give a complete sense of what you want to say without making a combination of subject and verb.
कैसे होता है? वो ऐसे हो सकता है जैसे, चले मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने कुछ एक्सेप्शंस लिखने की कोशिश की यहाँ पर, जो कि मैं आपको मतलब साथ ही साथ समझाऊंगा। वी कैन यूज़ अ फ्रेज टू कन्वे समथिंग इनफॉर्मली, यानी बात पूरी हो जाती है, हम कन्वे करते हैं बात को, बात पूरी आ जाती है, लेकिन फ्रेज इस्तेमाल करते हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, एक क्लासरूम है, क्लासरूम का एनवायरनमेंट होता है, आपको पता है ज़रा फॉर्मल एनवायरनमेंट है, मैं वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाते हुए मैंने देखा कि एक स्टूडेंट, उसके हाथ में बुक नहीं है, वो छुपाकर मोबाइल यूज़ कर रहा है। तो मैं उसको कहता हूँ, फॉर एग्जांपल उस बच्चे का नाम मैं लेकर बोलता हूँ, चले मैं उसको कहता हूँ कि एक्स है, वाई है, जेड है, जो भी है, ठीक है। तो मैं उसको कहता हूँ, उसका नाम लेता हूँ, मैं सिर्फ उसका नाम लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि फरहान। मैं एकदम से चौंक जाऊँगा, टीचर ने मुझे क्यों बुलाया, ठीक है। अब अगर मैं उस वक्त बड़ा, आप कह लें कि घूरते हुए उस शख्स को देख रहा हूँ जिसका नाम फरहान है, क्योंकि मेरा अपना नाम है, मैं इसलिए इस्तेमाल कर लेता हूँ कि बुरा ना माने, तो यूँ कि मैं उसको सामने रखते हुए बात कर रहा हूँ, तो टीचर जो है उसके बुलाने पर एकदम से अपना जो है वो अटेंशन उस तरफ जाता है, और उस स्टूडेंट को बेशक मैंने नहीं कहा कि तुम मोबाइल रख दो, लेकिन वो फ़ौरन से अपना मोबाइल रखते। इसका क्या मतलब है कि बाज़ जगहों पर ऐसी सिचुएशन बन जाती है, जबकि चूँकि मुझे गुस्सा आया था, मैंने इनफॉर्मल बात कर ली, तो यूँ है कि मैंने जो है वो अपनी बात कन्वे कर ली है, लेकिन मैंने कॉम्बिनेशन नहीं बनाया। आप किसी के घर जाते हो, एक और एग्जांपल है, किसी के घर जाते हो और वो आपसे पूछते हैं, उर्दू में मिसाल ले लेते हैं, हम लोग इसको फिर इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे। आपसे कोई उर्दू आके पूछता है, मेहमान पूछता है, चाय रखेगा आपके आगे, चाय जब बनाना शुरू करेंगे तो आपसे पूछेंगे चीनी, आप कहेंगे जी 2 चम्मच, 1 चम्मच। इसका क्या मतलब है? उन्होंने कोई जुमला तो नहीं बोला था, वो तो कहते चीनी, तो आपने जवाब में क्या कहा, 1 चम्मच या 2 चम्मच। ना तो जुमला उन्होंने बोला, यानी इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें, उर्दू में भी यही आलम होता है, तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें, क्या बनेगा, शुगर, आप कहेंगे 1 टीस्पून, आप कहेंगे 2 टीस्पून, ठीक है। 2 टीस्पून बोल दीजिए या 1 टीस्पून बोल दीजिए, दोनों सूरतों में ये फ्रेज है, 1 टीस्पून, 2 टीस्पून्स, दोनों में दो अल्फाज का एक ग्रुप आ रहा है। मैंने क्या पूछा, आपके मेज़बान ने क्या पूछा था, जो भी आपका मेज़बान हो, उसने क्या पूछा, शुगर, एक लफ्ज़ है। इसी तरह जो मैंने एग्जाम्पल आपके सामने रखी, मैंने भी एक ही लफ्ज़ बोला था, सिर्फ उस बच्चे का नाम लिया था। तो ऐसे हालात में, ऐसे आलम में हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को ये बात जहन नशीन रखनी चाहिए कि आपका जो तरीका है बात करने का, आपका जो सिचुएशन होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है, सॉरी, उसमें समटाइम्स हमारे सामने ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से हम लोग उसको क्या करते हैं, बात को पूरी तरह से उसका, आप कह लें कि हमें इदराक हो जाता है कि कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक हो गया। तो इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि लैंग्वेज जो होती है ना, वो हमारी साइकोलॉजी से भी बहुत ज़्यादा मतलब कर रही होती है, इसका ताल्लुक होता है, रिलेट कर रही होती है। तो साइकोलॉजिकली समटाइम्स हम बहुत सी बातों को दूसरों तक कन्वे कर देते हैं, इवन विदाउट अटरिंग अ सिंगल वर्ड। समटाइम्स ऐसा भी होता है, एक भी लफ्ज़ मैं नहीं बोलता और मेरी बात कन्वे हो जाती है। जैसे कि मैं किसी को जो है वो बड़ी स्क्रॉनिंग, मतलब बड़े घूरते हुए देखता हूँ, तो उस सूरत में भी मेरी बात जो है वो उस तक पहुँच सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने सेंटेंस बनाया है, मैंने कोई फ्रेज बनाया है या कुछ है। सिंटैक्टिकली या फिर आप कह लें कि उसकी जो आप कह लें कि जो उसकी स्ट्रक्चर होती है, उसमें आपको ये देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें जो होती हैं उनका कॉम्बिनेशन बनेगा, तो वो सब्जेक्ट आएगी, कौन सी चीज़ कॉम्बिनेशन बनने से वो वर्ब, सब्जेक्ट का वर्ब बनेगी। इस तरह से ऑब्जेक्ट भी है। तो खैर हमारे पास फ्रेज़ की जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई, बेसिकली हम लोग इसी को डेफिनेशन बनाते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड होता है और इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं होती है। बाज़ डेफिनेशन के अंदर लिखा होता है कि प्रेडिकेट और सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन नहीं होती, और बाज़ डेफिनेशन में लिखा होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन नहीं होती। दोनों का माने सेम ही बनेगा, बिकॉज सब्जेक्ट के बाद का हिस्सा जो है कॉमनली उसको हम लोग प्रेडिकेट का नाम देते हैं, जिसमें कि वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और बाज़ आप कह लें कि जो हमारे लैंग्वेज के जो नॉलेज हैं, उनके अंदर हम लोग वर्ब को ही प्रेडिकेट बोलते हैं। तो इस वजह से हम लोग इसको यूँ कहेंगे कि इसकी कंपैरिजन भी मैंने आपके सामने रखी कि किस तरह से जो है अल्फाज के मिलने से एक बात कम्प्लीटली किसी तक पहुंच सकती है, और समटाइम्स बगैर इसी कॉम्बिनेशन की भी हम लोग अपनी बात आगे पहुंचा लेते हैं। तो अब मैं आपको जो है वो इनकी कुछ टाइप्स पर जो है वो इसके बारे में जो है वो कुछ डिस्कस करता हूँ, राइट। ओके, अब हम लोग इसके क्लासिफिकेशन पर चलते हैं, इसके यानी कि हम लोग कौन कौन से जो है वो फ्रेजेस बना सकते हैं।
तो इस क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर, पहले मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूँ, यानी कि आपके अभी हम लोगों ने इसके फंक्शंस इसके इस्तेमाल पर हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। इसके बाद मैं आपको फंक्शंस के एतबार से इसके यूज़ के एतबार से जो है वो इनकी क्लासिफिकेशन भी समझाऊंगा। लेकिन इस वक्त हम लोग देख रहे हैं कि इनके स्ट्रक्चर के एतबार से, यानी कि बनाने के एतबार से, इसकी फॉर्मेशन जो होती है उसके एतबार से इसके कौन कौन से टाइप्स बन सकती हैं। नंबर 1 है पोजेसिव फ्रेज। पोजेसिव का माने आप जानते हैं, पोजेसिव का माने जो होता है वो मतलब जैसे कि वो किसी चीज़ को पोजेस करना, ठीक है, यानी कि मिल्कियत रखना। और उसके बाद एडजेक्टिवल फ्रेज, इसमें एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, एडजेक्टिव से आप लोग वाकिफ़ हैं। न्यूमेरिकल फ्रेज, इसमें 1 2 वगैरह आती है, यानी कि गिनती, ठीक है, शुमारियात वगैरह। और इसके बाद प्रपोजिशनल फ्रेज, ये प्रपोजिशन से स्टार्ट होगी। और कंजंक्शनल फ्रेज जो कि कंजंक्शन पर मुश्तमिल होगी। कंजंक्शन आपके पार्सल स्पीच में आते हैं, जिसका एंड और वगैरह, जिसके जैसे जो अल्फाज होते हैं जिसकी वजह से अल्फाज या फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस वगैरह एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, उनको हम लोग कंजंक्शन बोलते हैं। फिर उसके बाद मिक्स फ्रेज। मिक्स फ्रेज का माने होता है कि इसमें एक या एक से ज़ायद किस्म की जो इकसाम है वो इकट्ठी हो रही होती है। फिर उसके बाद इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव्स का हम लोगों ने मैंने अपने वीडियोस में आपको तारुफ करवाया है, पार्टिसिपल का भी करवाया और जेरेंड का भी करवाया। अब ये 9 ऐसे फ्रेजेस हैं जिनको मुरक्कबात नाकिसा भी कहा जाता है, यानी मुरक्कब नाकिस जो अपना माने कंप्लीट नहीं देता। तो उसमें अगर आप देखें तो पोजेसिव फ्रेज से मैं स्टार्ट लेता हूँ। तो पोजेसिव फ्रेज जो होती है वो क्या चीज़ होती है? पोजेसिव फ्रेज जो है उसको हम लोग देखते हैं, बल्कि मैं अलग से ही आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो पोजेसिव फ्रेज जो होती है उसके लिए मैं आपको अगर एग्जांपल देता हूँ। नंबर 1, ठीक है, अच्छा, पोजेसिव फ्रेज जो होती है इसमें आप लोगों को ये देखना होता है कि हमारे पास जो है फ्रेज को किसी पोजेसिव प्रोनाउन या नाउन इनके साथ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कॉम्बिनेशन तो मस्ट है, ज़रूर बनेगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, मैं कहता हूँ माय बुक, ठीक है, माय बुक, सही। इसमें देखिए 2 अल्फाज हैं, लेकिन एक पोजेशन दिखा रहा है माय और दूसरा जो है वो नाउन है। तो इसका मानी हुआ कि ये, लेकिन अभी देखिए इसमें कोई सेंटेंस वाली बात नहीं है, सब्जेक्ट में वर्ब की कॉम्बिनेशन फॉर्मली नहीं बन रही है। इस वजह से हम क्या बोलेंगे, ये एक फ्रेज है जिसमें पोजेसिव नाउन इस्तेमाल हो रहा है, ये पोजेसिव फ्रेज है। फिर इसी तरह से आप इसको ले सकते हो, अलीज कार, ठीक है, ये भी एक फ्रेज है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि नाउन यूज़ हो रहा है और उसके साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं ताकि पोजीशन दिखाई जा सके, अलीज कार, अली की गाड़ी, ठीक है। फिर इस तरह से हम लोग यूँ भी कह सकते हैं लेग ऑफ द चेयर, ठीक है जी। तो इस सूरत हाल में हमारे पास जो लेग ऑफ द चेयर, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये जो हमारा फ्रेज़ है ये किसको जाहिर कर रहा है, पोजीशन को जाहिर कर रहा है, मिल्कियत को जाहिर कर रहा है या किसी चीज़ के साथ वाबस्ता होना। तो ये चूँकि हमारे पास ये सारे के सारे फ्रेजेस में कहीं पर भी आपको सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कॉम्बिनेशन नहीं मिल रही है, जहन में दोबारा ये बात जाहिर सी बातें आती है, दोबारा मैं कंफर्म इसकी जो है वो वजाहत करता चलूँ। माय बुक गो के एक नाउन फ्रेज बन सकता है, लेकिन जब इसके साथ वर्ब हो, ठीक है, और सब्जेक्ट की जगह पे भी ला सकते हो इसको, ऑब्जेक्ट की जगह पे भी ला सकते हो, ठीक है। लेकिन जब तक इसके साथ कोई वर्ब नहीं बनेगा ना, वर्ब नहीं लगेगा, तो ये आपका फ्रेज ही रहेगा। लगा के देख लीजिए, जैसे कि ये सिर्फ आपकी मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इस वजह से बता रहा हूँ। आप कहते हैं, वैसे तो हम लोग अभी फ्रेज सेंटेंस में बात नहीं कर रहे, मैं कहता हूँ कि आई लाइक माई बुक, ठीक है। तो अब मैंने आई लाइक माई बुक बोला, इसके अंदर मैंने आई लाइक इससे पीछे लगा दिया, माई बुक को लाइक के ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हम लोग बना लेते हैं एज अ सब्जेक्ट, इसको माई बुक को हम लोग सब्जेक्ट में ले लेते हैं। मैं कहता हूँ कि माई बुक हैज़ इंटरेस्टिंग स्टोरीज, मेरी किताब में बहुत सी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। तो यहाँ पर माई बुक जो है उसके तारुफ में बात हो रही है, उसको सब्जेक्ट के तौर पर लिया जा रहा है, और इस वजह से यहाँ पर ये नाउन फ्रेज बन रहा है। पहले मैंने ऑब्जेक्ट भी बनाया, फिर इसको सब्जेक्ट भी बनाया। इस तरीके से आप इसको कॉम्प्लीमेंट बना सकते हो ना, इट इज़ माई बुक, ये कॉम्प्लीमेंट बन गया, इट इज़ माई बुक कॉम्प्लीमेंट बन गया। खैर ये सब इसके मतलब, लेकिन इस सूरत में, इस वक्त में आप अगर देखते हो तो इसके साथ ना कोई वर्ब लगा हुआ है, ना इसके आगे ना इससे पहले, तो ये ना तो ऑब्जेक्ट बन सकता ना कि सब्जेक्ट, ठीक है। अलीज कार पोजेशन है, लेकिन यहाँ पर भी ये फ्रेज है। फ्रेज क्यों है? क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है, ठीक है।
वर्ब के साथ ऐसी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगी तो ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा या ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, मतलब ये तरीका होता है। तो वही जो हम लोगों ने पहले एग्जांपल दी। फिर लेग ऑफ द चेयर, मतलब ये सारी बातें जो है वो आपको इस तरीके से समझ में आती हैं कि हमारा जो फ्रेज़ है, पॉजेसिव फ्रेज़ है, वो किस तरह से मतलब हो रहा है। तो खैर अब मैं आपको एडजेक्टिव फ्रेज़ के बारे में बात करता हूँ आपके साथ। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो है वो एडजेक्टिवल फ्रेज़ को देखते हैं, जो कि एडजेक्टिव से बनते हैं। यहाँ पर आपके सामने ये देखिए, ब्यूटीफुल फ्लावर। ब्यूटीफुल जो है वो एक क्वालिटी है, फ्लावर की क्वालिटी है, तो इसमें ये एडजेक्टिव है और ये इसका नाउन है, ठीक है। ये एडजेक्टिव यूज़ किया मैंने, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और इसी तरह से यंगर ब्रदर, यहाँ पर यंगर एडजेक्टिव है और न्यू जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसका माने ही हुआ कि ये चीज़ें जो है ये एडजेक्टिव है, यंगर एडजेक्टिव है और न्यू भी एडजेक्टिव है, ठीक है जी। तो इस तरीक़ेकार से आप अगर देखो, हम लोग जब बनाते हैं एडजेक्टिव के साथ उसके नाउन यानी कि लगाकर, तो हम लोग उसको एडजेक्टिवल फ्रेज़ बोलते हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर के अतबार से जो है वो डेफिनेटली होता है। तो हम लोग उसको देख रहे हैं कि वो स्ट्रक्चर में जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज़ है। अब अगेन देखें, मैंने पहले भी बात की है कि जहन में बात ज़रूर आती है कि ये नाउन भी बनता है, ठीक है। लेकिन देखिए बात ये है, अगेन मैं दोहरा रहा हूँ कि ये बात जहन में बार बार आती है, इसको अच्छे से कर लेना चाहिए कि जब तक किसी फ्रेज़ के साथ वर्ब ना लग जाए, वो ना तो सब्जेक्ट बनेगा ना वो ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने के बाद देखा जाएगा, यानी कि उसके साथ वर्ब लगेगा और वो पूरे के पूरे सेंटेंस के अंदर जिस सिनेरियो में बात उसको कन्वे कर रहा है, मुंतकिल कर रहा है, जब ही समझ में आएगी, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर सिर्फ अभी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पर। इस वजह से मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ब्यूटीफुल फ्लावर, इसमें ब्यूटीफुल चूँकि एडजेक्टिव है, फ्लावर उसकी नाउन है, तो ये क्या बना, एक एडजेक्टिव फ्रेज। यंगर ब्रदर, यंगर एडजेक्टिव है, ब्रदर के साथ मिलकर ये दो अल्फाज पर मुश्तमिल। न्यू बुक पर भी आप देखेंगे वो एक एडजेक्टिव है और साथ में उसका एक नया। तो ये दो अल्फाज या दो से ज़ायद भी हो सकते हैं, जिस तरह से मैं कहता हूँ कि न्यू बुक ऑफ हमीद, न्यू बुक ऑफ अली, न्यू बुक ऑफ कुछ भी, तो इस तरीके से तो वो भी बन सकता है, इनका भी बन सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल यंगर ब्रदर, माय कज़न्स यंगर ब्रदर, इस तरीके से ये भी लंबा बन जाएगा। तो ये चीज़ है न्यूमेरिकल फ्रेजेस। इसके बाद हम न्यूमेरिकल को देखते हैं। न्यूमेरिकल देखें, न्यूमेरिक्स आप देखें ना, 1 2 3 4 ये सब न्यूमेरिक्स होते हैं। तो न्यूमेरिकल फ्रेजेस में वो फ्रेजेस आएंगे जिनमें हम लोग न्यूमेरिक्स की मदद से फ्रेजेस को बनाते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर न्यूमेरिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। डकी देखें, 3 कार्स, 3 गाड़ियाँ, न्यूमेरिक है, ठीक है। फिर 4 ट्रीज, 4 दरख्त, न्यूमेरिक पाया जा रहा है। उसके बाद थर्ड में देखें, हिज मदर्स 6 ग्लासेस। मैं थोड़ा लंबा फ्रेज बनाया, लेकिन आप इसमें भी देख सकते हैं कि आपको 6 जो है वो एक न्यूमेरिक है, और इस न्यूमेरिक की वजह से हम लोग ये बताना कि जो कि इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो न्यूमेरिक के बारे में एक न्यूमेरिकल फ्रेज पर मुश्तमिल है, ठीक है। 6 ग्लासेस, इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जनाब ये जो है वो न्यूमेरिकल फ्रेज है, क्योंकि यहाँ पर मतलब बताया जा रहा है, इन्फॉर्म ये किया जा रहा है कि 6 ग्लास हैं, किसी के 6 ग्लास हैं। तो इस वजह से हम लोग इसके भी स्ट्रक्चर के अंदर जब तक ये चीज़ नहीं लगाते, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के एतबार से जब हम लोग बात करेंगे ना, तो यहाँ पर मेन चीज़ जो है वो ये एडजेक्टिव है, और यहाँ पर मेन चीज़ जो है वो न्यूमेरिक्स है। लेकिन जब हम इसके फॉर्म पर इसके इस्तेमाल पर बात करेंगे, तो वो डिपेंड करता है सेंटेंस के अंदर ये किस तरह से, यानी कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर। तो दोनों तरह, बेशक सब्जेक्ट में आए या ऑब्जेक्ट में आए, तो फिर इसका मेन जो आप कहने के वो इसकी जो मेन कंपोनेंट होगी वो इसका नाउन होगा। तो इस वजह से वो फिर ये नाउन फ्रेज बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर असल में हम लोग जिस चीज़ को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, क्वालिटी को नहीं देख, क्वालिटी जाहिर सी बात है उस चीज़ को मॉडिफाई कर रही है। तो हम लोग हमारा नाउन से कंसर्न होता है, हमारा नाउन से ताल्लुक़ होता है, हम लोग क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं, डेफिनेटली उतना फोकस नहीं करते, हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो होता है, ज़्यादा एम्फेसिस जो होता है उस चीज़ पर होता है। उसी चीज़ को बयान करने के लिए हम लोग एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्लियर? चले हम लोग बाकी के एडजेक्टिव को भी फ्रेजेस को भी देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो प्रपोजिशनल फ्रेज है उसको किस तरह से हम लोग डील करते हैं। देखिए, प्रपोजिशनल फ्रेज जो होती है उसमें डेफिनेटली देखिए ये प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रही है, और प्रपोजिशन फ्रेज जो होती है उसमें आप देख सकते हैं ये ऑन लिखा हुआ है, ऑन द रूफ, ये एक प्रपोजिशन है, ठीक है। फिर अंडर द चेयर, ठीक है, ये एक प्रपोजिशन है अंडर, और इन द वाटर, ये सब जो ये भी जो है वो एक प्रपोजिशन है। तो यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, ये ऑन, अंडर और इन, ये सब के सब क्या हैं, ये सब हमारे पास ये प्रपोजिशंस आ रही हैं, ठीक है जी। तो ये तीनों की तीनों प्रपोजिशंस हैं, और इन प्रपोजिशंस से स्टार्ट होने की वजह से हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, हम लोग इसको कह रहे हैं कि ये एक आपका
प्रपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। अब एक और चीज़ आप मेरे जहन में रख लीजिए कि आपने ये देखना, यानी कि यूँ कह लें कि प्रपोजिशन के अंदर प्रपोजिशन और प्लस इसकी ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रपोजिशन फ्रेज के अंदर क्या होगा, प्रपोजिशन आएगी और उसका ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रपोजिशन जिस चीज़ के साथ रिलेशन बना रही होती है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि आप ये देखिए कि ऑन अकाउंट ऑफ या विद रेफरेंस टू, ये बात ज़रा जहन में रख लीजिएगा कि ये एक इजाफी चीज़ है जो कि हम लोग मतलब इसके साथ इसको इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि ये चीज़ बेशक एक से ज़ायद अल्फाज पर मुश्तमिल है, लेकिन एक बात जब एक राइज हो जाती है ना फॉर्मली या फिर आप कह लें यूजुअली वो चीज़ राइज हो जाती है तो फिर हम लोग उसके ऊपर दूसरी राय कायम नहीं कर सकते, यानी कि मतलब नेटिव्स के यहाँ अगर ये चीज़ जो है इस तरह से मानी जाती है तो उस पर हम अपनी राय नहीं कायम कर सकते। तो ये चीज़ें जो है ऑन अकाउंट ऑफ या विद रेफरेंस टू वगैरह वगैरह, जैसे कि बहुत सी इसके अलावा भी हैं, तो ऐसी जितनी भी प्रपोजिशंस होती हैं उनको हम लोग कंपाउंड प्रपोजिशंस बोलते हैं और इनकी पहचान ही होती है, ये हमेशा एक साथ लगती हैं। या ये चीज़ें जो होती हैं आप अपनी पसंद अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसी प्रपोजिशंस हमेशा जो है वो कॉम्बिनेशन में ही आती हैं, ठीक है, वो फिक्स्ड जो होती है फिक्स्ड होती हैं और उनको हम लोग इसी तरह से उठाकर किसी सेंटेंस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो अलग थलग से आप उनको यूँ नहीं कर सकते कि ऑन अलग लगा लो, अकाउंट अलग लगा लो और ऑफ जो है उसे अलग लगा लो, ऐसा नहीं होता। ये तीनों की तीनों जो है वो मिलकर आती हैं और इसी तरह से राइज है, इसी तरह राइज है, ठीक है, इंग्लिश बोलने वालों में। तो इस वजह से हम लोग इनको कंपाउंड प्रपोजिशन यानी जिस नाम से वो जानी जाती हैं हम लोग उन्हें वही बोल देंगे, हम इनको फ्रेज के नाम फ्रेज की तारीफ में नहीं लेकर आएंगे। यूँ तो जाहिर सी बात है स्ट्रक्चर के एतबार से देखा जाए तो वो फ्रेज। उसके बाद नंबर 5 देखते हैं, कंजंक्शनल फ्रेज। अब कंजंक्शनल फ्रेज क्या होती है, आपके सामने देखिए कंजंक्शन, ये अभी हम लोगों ने पहले भी कहा कंजंक्शन क्या होती है। कंजंक्शन एक चीज़ होती है जो अल्फाज को मिलाती है, जुमलों को मिलाती है, या हो सकता है कि वो क्लॉजेस को फ्रेजेस वगैरह को भी मिला ले। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि जैसे कि प्रपोजिशन जो थी उसमें नाउन्स का वर्ब्स वगैरह के साथ जो होता है वो रिलेशन बनाना होता है। तो हो सकता है कि वो रिलेशन जो होता है वो प्लेस का हो, टाइम का हो, वो आप कह लें कि वो डायमेंशन हो, कुछ भी हो, तो वो इस तरह से रिलेशन बना रही होती है। इसके ऊपर हम लोग अपनी एक अलग वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिटेल से बात करेंगे। अभी कंजंक्शनल फ्रेजेस को आप ये देख सकते हैं कि जो एंड है इसमें कंजंक्शन है इधर और नेदर नॉर, तो ये सब की सब जो है ये क्या है, ये प्रपोजिशंस हैं। तो चूंकि ये प्रपोजिशंस हैं इस वजह से हम लोग इसको प्रपोजिशन की फ्रेज बोलेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कंजंक्शंस हैं, सॉरी ये सब की सब जो है वो कंजंक्शंस हैं, माजरत चाहता हूँ। तो ये हम लोग इन सब कंजंक्शन से होते हुए अपना फ्रेज जो है वो कंजंक्शनल फ्रेज जो है वो उसके तौर पे इसको लेते हैं। यानी बर्ड्स एंड एनिमल्स इधर कराची और लाहौर, नेदर फ्रूट्स नॉर वेजिटेबल्स। तो ये तरीकाकार है इसको समझने का कि आपके अगर फ्रेजेस जो हैं उनमें आपकी जो है वो कंजंक्शन के इस्तेमाल से हम लोग उसको जो है बना रहे होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो कंजंक्शनल फ्रेज के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें मिक्स्ड फ्रेज और इन्फिनिटिव फ्रेजेस को। तो चूंकि मिक्स्ड फ्रेजेस के अंदर तो हम लोगों ने देखा है कि 2 और मोर देन 2 टाइप्स आर मिक्स्ड, तो डेफिनेटली हम लोग बाकी की टाइप्स अगर सीख लेते हैं तो फिर ये मिक्स फ्रेजेस जो होते हैं उनको भी हम लोग इजीली समझ सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहले दूसरी टाइप्स को भी डिस्कस कर लें। इन्फिनिटिव फ्रेज जो है उसके अंदर आप देख सकते हो कि वो टू गो, ठीक है। जो टू गो जो है उसमें आप देखते हैं कि इन्फिनिटिव की हालत है। फिर टू कुक, ये भी इन्फिनिटिव की हालत है। इन्फिनिटिव के ऊपर बनाए हुए मेरे जो वीडियोस हैं उनमें मैंने इस तरह के तमाम जो इसकी स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको डिस्कस किया है। फिर उसके बाद टू ईट एंड ड्रिंक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी भले एक कॉम्बिनेशन है काम का लेकिन एक्शंस का, लेकिन उसके बावजूद भी ये इन्फिनिटिव ही रहता है, ठीक है, इन्फिनिटिव है। फिर उसके बाद आप कह रहे हैं टू हैव बीन बीटन बाय द बॉयज़, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें मैंने एक पैसेज इस्तेमाल किया परफेक्ट फ्री फॉर्म में, ठीक है। टू बी बीटन नहीं लगाया, टू बी बीटन होता तो वो सिंपल का होता, टू हैव बीन बीटन लगाया तो ये सिंपल का नहीं परफेक्ट का पैसेज है, ठीक है। तो टू हैव बीन बीटन बाय द बॉयज़ मतलब लड़कों से पिटने चुकने के बाद, ठीक है, पिट जाने के बाद। तो इस तरीके से आप इसको इस किस्म के जितने भी वो फिक्रात होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं जो इन्फिनिटिव से बनते हैं, ठीक है, यानी कि वो फेली इसम जो होगा या मसदर किस्म की जो हालत होती है उसको जब वहाँ से कोई चीज़ निकलती है उससे बनने वाले जो फ्रेजेस होते हैं उनको हम लोग जो है वो डेफिनेटली इन्फिनिटिव फ्रेजेस बोलते हैं, राइट। तो हमारे पास नेक्स्ट 2 टाइप्स रह जाती हैं, वो जेरंड फ्रेज और पार्टिसिपल फ्रेज के ऊपर। तो जेरंड फ्रेज जो है उसको अगर आप देखें तो हम लोग ये जेरंड से बन रहा है। आप जैसे देख रहे हैं कि मेकिंग टी, चाय का बनाना, वॉचिंग टीवी का देखना, हैविंग सीन द एक्सीडेंट, यहाँ पर भी आप देखते हो कि ये मैंने परफेक्ट की हालत में लगाया है। तो यहाँ पर ये मेकिंग और दूसरे के अंदर ये वॉचिंग और हैविंग सीन जो है वो ये आपका
सब जेरंड की हालत है, ठीक है। तो जेरंड की यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो हम लोगों ने जेरंड की जो फ्रेजेस जो जेरंड से स्टार्ट हो रही है उनको जेरंड फ्रेज बोला। और अब इसी तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पर ये प्रेजेंट की परफेक्ट है, इसमें आपकी अगर देखें तो यानी सिंपल नहीं है, परफेक्ट है, ठीक है जी। तो इसकी परफेक्ट हालत है ये प्रेजेंट की, इसको जो है वो परफेक्ट हालत है। तो परफेक्ट हालत है लेकिन इसको एक्टिव में इस्तेमाल किया, पैसिव में इस्तेमाल नहीं किया, ओके। उसके बाद है पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल फ्रेज के अंदर आप देखें रनिंग, ये किसको मतलब, फिर उसके बाद लॉफिंग बॉयज, लॉफिंग जो बॉयज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, यानी रनिंग मैन भागता हुआ आदमी, और ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है। लॉफिंग बॉयज़ हंसते हुए लड़के, तो वो लॉफिंग जो बॉयज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो टेकिंग एन एक्शन ही, इसके अंदर आप देखेंगे पूरे का पूरा जो है वो ही के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आप आगे कोई भी सेंटेंस लगा सकते हैं, खैर वो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए इस्तेमाल किया वहाँ पर। तो ये टेकिंग एन एक्शन, एक एक्शन लेते हुए ही, मतलब कुछ भी लगा दोगे, ही रन अवे या कुछ भी। तो खैर यहाँ पर आप जो है वो तमाम की तमाम फ्रेजेस की जो जितनी भी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रेजेस थी अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, वो इस वीडियो में हम लोगों ने समझी। और उम्मीद है कि आपको इन तमाम स्ट्रक्चर्स को समझते हुए जो है वो आसान भी लगा होगा, अच्छा भी लगा होगा, और काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कुछ प्रॉब्लम फिर भी पेश आती है इसको समझते हुए, इसके अजरा करते हुए, तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछिए, सवाल कीजिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपकी उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए मज़ीद वीडियोस बना सकूँ। तो इसके साथ ही अपने होस्ट फरहान अजीज़ को इजाज़त दीजिए। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, डेफिनेटली हमारी अप्रिसिएशन के लिए अच्छा होता है। और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।